हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसका पेपर कल होने वाला है, उसके 300 प्रश्न की एक बड़ी सीरीज लेकर के आपके सामने आए हैं। और आपको इस सीरीज में 300 प्रश्न हैं जिनके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो फॉर्मेट बीटीयूपी ने दिया है एग्ज़ाम कराने के लिए। आज हम इन 300 प्रश्न का धमाकेदार पारी खेलते हुए अपना ये सेशन कंप्लीट करेंगे और पीपी का पूर्ण सिलेबस कंप्लीट करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलिए आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत नहीं है। पहला है ज्वरीय शक्ति, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा। तो देखिए इनमें से क्या है, परमाणु ऊर्जा आपका अपरंपरागत स्रोत नहीं है। अब देखिए हम आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके प्रश्न के आंसर दिए हुए हैं, डायरेक्ट आंसर की चर्चा करते हैं, इसलिए सेशन जल्दी समाप्त हो जाए। आपको आपके एग्जाम्पल आपके एग्जॉस्टिव प्रश्न दिखेंगे ही, आपके जो ऑप्शन है वो आपको दिखेंगे ही, इसलिए हम डायरेक्ट इसके आंसर पर चर्चा करते हैं। चलिए, चूर्णित कोयला है। चूर्णित कोयला क्या होता है? कोयले को महीन कणों में तोड़ा जाता है। चूर्णित, जैसे चूर्णित से स्पष्ट है चूर्ण, जिसका पीसा गया हो, महीन तोड़ा गया हो, महीन कणों में तोड़ना ही चूर्णित कोयला कहलाता है। तापमूल्य कोयला क्या है? तापमूल्य कोयला वो कोयला है जो 5000 से 6500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊष्मा उत्पादन करता हो। जल गैस का मिश्रण है। जल आपका CO2 का आपका मिश्रण है। इसको आप मान सकते हैं, आपका जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कोयले को भाप कोयले के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किससे कोयले की श्रेष्ठ गुणवत्ता माना जाता है? देखिए, कोयला जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो बिटुमिनस कोयला होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि एक बिजली संयंत्र में कोयले का भंडारण स्थान से बॉयलर तक आमतौर पर किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो आपका बी बेल्ट के माध्यम से ले जाया जाता है। बिजली संयंत्र में कोयले का सजीव भंडारण का अर्थ है 24 घंटे की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडारण पौधा। आपको बिजली संयंत्र में कोयले का सजीव भंडारण कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे की जो मांग होती है किसी भी पावर प्लांट की, उस पावर प्लांट उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडारण। संघनित्र में भाप का दाब होता है। संघनित्र में भाप का दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत कम होता है। ठीक, संघनित्र में भाप का दाब क्या होता है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप बताएंगे वायुमंडलीय दाब से बहुत कम होता है। कोयले को चूर्णित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है, तो इसको बॉल मिल। कोयले को चूर्णित करने वाले उपकरण को कहा जाता है बॉल मिल। और कोयले को उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस ज्ञात चक्र पर बारीकी से कार्य करते हैं? तो आपको कोयले का जो उपयोग होता है करने के लिए विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस ज्ञात चक्र पर बारीकी से कार्य करते हैं? तो आपका होता है रैंकिन चक्र पर ज्ञात करते हैं। कौन सा? कोयले का उपयोग करने के लिए विद्युत संयंत्र रैंकिन चक्र ज्ञात पर बारीकी से कार्य करते हैं। और आगे हम बात करें तो दूसरा जो आगे का 12वां प्रश्न है, जल का क्रांतिक दाब होता है। जल का क्रांतिक दाब होता है 213.8 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है? जल का क्रांतिक दाब होता है 213.8 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही दक्षता थर्मल पावर प्लांट में सुधार होता है, मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट में सुधार होता है। किसकी दक्षता होती है उसमें? उच्च भाप दबाव का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? उच्च भाप दाब का प्रयोग करके। निम्न में से कौन निम्नलिखित में रैंकिन चक्र की दक्षता में सुधार करने में योगदान देता है? देखो, अब इसमें क्या है कि विद्युत शक्ति में ताप विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित में से रैंकिन चक्र की दक्षता में सुधार करने के लिए क्या योगदान देता है? तो आपका इसमें मध्यवर्ती चरण में भाप का दोबारा गर्म करना और गर्म करने के लिए भाप का पुनर्जनन उपयोग, बायतर फीड पानी और उच्च दाब का उपयोग, ये सारे जितने होते हैं ये सभी क्या करते हैं? ताप विद्युत संयंत्र को रैंकिन चक्र की दक्षता में सुधार करने का योगदान देते हैं। आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले भाप के दबाव होते हैं।
देखिए, आमतौर पर जो थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली भाप के दबाव होते हैं वो 110 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगर हम आगे की बात करें कि जब चूर्णित ईंधन को उपयोग नहीं किया जाता है तो बॉयलर को कोयले की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। जब चूर्णित ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है तो बॉयलर को कोयले की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने के लिए स्टोकर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्टोकर का प्रयोग किया जाता है। अगर आगे हम बात करें कि तो निम्न ग्रेड के ईंधन को जलाने में सुधार किया जाता है। इनमें से कौन सा ग्रेड ईंधन है जिनको जलाने में सुधार किया जाता है? तो आपका बेहतर गुणवत्ता के साथ सम्मिश्रण, तेज तेल सहायक प्रज्वलन और पल्वराइजिंग, इन सबको, उपरोक्त सभी जितने सारे हैं, इन सबको ईंधन को जलाने में सुधार किया जा सकता है। कैसे भाप टरबाइन में फैलती है? कैसे भाप टरबाइन में फैलती है? इसका दबाव बढ़ जाता है तब भाप टरबाइन में फैलती है, या इसकी विशिष्टता मात्रा बढ़ जाती है तो, या इसका उबलना अंक बढ़ता है, या इसका उबलना अंक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलना अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, या इसका तापमान बढ़ता है तो इसकी विशिष्ट मात्रा बढ़ जाती है तो जो होती है भाप टरबाइन में फैलने लगती है। बॉयलर को पानी की आपूर्ति की जाती है। बॉयलर में पानी की आपूर्ति कैसे की जाती है? तो क्या होता है कि बॉयलर पर भाप के दबाव से अधिक पर बॉयलर पर क्या होता है? भाप के अधिक दबाव से क्या किया जाता है? पानी की आपूर्ति को पूर्ण किया जाता है। बॉयलर पर बॉयलर पर भाप के अधिक दबाव से। निम्नलिखित में से कौन बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है? क्या प्रवेश करता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन बॉयलर के सुपर हीटर में प्रवेश करता है? तो आपका गीला पानी सुपर हीटर में प्रवेश करता है। सुपर हीटेड स्टीम हमेशा होता है। सुपर हीटेड स्टीम हमेशा कैसा होता है? भाप के दबाव के अनुरूप संतृप्त तापमान से अधिक तापमान पर। क्या होता है? सुपर हीटेड स्टीम की हमेशा भाप के दबाव के अनुरूप संतृप्त तापमान से अधिक तापमान पर होता है। धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण है। आपके धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स है। क्या है? कि धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो आपका धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों को स्थापित उपकरण है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स यही आपका होता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे 23वां प्रश्न है कि बॉयलर के लिए पानी का अनुमेय पीएच मान होता है। बॉयलर के लिए होता है पानी का अनुमेय पीएच मान 7 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 से थोड़ा अधिक होना चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं कि 24वां प्रश्न है में एक कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में निकलने वाली भाप को संघनित करता है। क्या करता है कि किसमें एक कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट में निकलने वाली भाप को संघनित करता है? तो ये आपका टरबाइन होता है। टरबाइन में एक कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली भाप को संघनित करता है। निम्न में से कौन सा एक उच्च दाब बॉयलर नहीं है? लिखिए, जो लंकाशायर बॉयलर है ये आपका उच्च दाब बॉयलर नहीं है। एम क्या है थर्मल पावर प्लांट के लिए? आमतौर पर थर्मल प्लांट के लिए स्थापित किए जा रहे स्टीम पावर प्लांट का अधिकतम आकार कितना है? क्या है कि आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट के लिए स्थापित किए जा रहे स्टीम टरबाइन का अधिकतम आकार कितना है? तो आपका 500 मेगावाट है। एक भाप की कुल तापीय दक्षता पावर स्टेशन में श्रेणी है, मतलब अब बताना है आपकी एक भाप की कुल तापीय दक्षता पावर स्टेशन में है 18 से 24%। एक भाप कुल तापीय दक्षता, एक भाप जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो कुल तापीय दक्षता होती है वो 18 से 24% होती है। इनमें से कौन सा वोल्टेज नहीं है जिस पर आमतौर पर बिजली का संचालन नहीं होता है? देखिए क्या है कि हमेशा आपके 132 केवी और आपका 66 केवी और आपके 33 केवी। अब इस पर थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि जो आपका हमेशा क्या नाम है, जो आपका संचरण होता है, आपके टीडीपी में पढ़े होंगे। टीडीपी भी एक सब्जेक्ट है आपका, टीडीईपी एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पढ़े होंगे। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें तो इसमें क्या है कि आपका जो विद्युत का बिजली का संचार होता है वो हमेशा 11 का, 33 का, फिर 33, इसमें हमेशा जुड़ता जाएगा, 66 का, फिर इसके बाद 132 का, फिर इसके बाद इसमें भी 2 से गुणा, तो ये आ जाएगा 2 तिहाई 6
और 2 1 के 2। इस तरीके से आपका जो भी होता है इसमें आपका हमेशा इसी के तहत आपका हमेशा विद्युत संचरण होता है, ना कि इसमें तो आपका 20 केवी जो है इस पर कभी भी विद्युत संचरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बताएंगे सबसे ताप विद्युत संयंत्र में जनरेटर चलते हैं। देखो कितने आरपीएम पर ताप विद्युत संयंत्रों में जनरेटर चलते हैं। तो आपका 3000 आरपीएम पर ताप विद्युत संयंत्रों में जनरेटर चलते हैं। पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टीम है। देखिए जितना सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिलेबस के एक भी बाहर नहीं है। देखिए पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टीम है। पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टीम है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से इसकी नोट्स आपको मिल सकती है। तो पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टीम है। देखिए पुनर्योजी चक्र में को छुट्टी दे दी गई वातावरण। अब भाप कंडेंसर में संग्रहित फीड पानी को हरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉयलर, देखिए फीड पानी को हरा करने के लिए बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है कि पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टीम है। ब्लीड स्टीम का क्या प्रयोग है? ब्लीड स्टीम का प्रयोग होता है फीड पानी को हरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बॉयलर प्रयोग किया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं? पुनर्योजी चक्र में ब्लीड स्टील कहते हैं। आमतौर पर भारत में मानक आवृत्ति बिजली की आपूर्ति के लिए है 50 हर्ट्ज। तो आपको सबको पता ही होगा कि एसी जो होती है 50 हर्ट्ज पर चलती है। पावर स्टेशन अभ्यास में कतई रिजर्व है। पावर स्टेशन अभ्यास में कतई रिजर्व क्या है? तो ये आपका आरक्षित उत्पाद क्षमता जो बस से जुड़ी है और लेने के लिए तैयार है भार। देखो ये जो आपका आरक्षित उत्पादन भार क्षमता जो बस से जुड़ी है और लेने के लिए तैयार है। ठीक, खोई है। अब खोई क्या है? खोई रस निकालने के बाद गन्ने का जो रेशेदार भाग बचा होता है उसी कहते हैं। ग्रेड ईंधन है। इनमें से कौन सा ग्रेड ईंधन है? तो कम कैलोरी मान आपका ग्रेड ईंधन होता है। ग्रेड ईंधन अच्छा ईंधन होता है। निम्न ग्रेड ईंधन होता है। जो निम्न होता है उसके लिए क्या होता है? कैलोरी मान कम होना चाहिए। कोयले की कौन सी किस्म सबसे कम उसमें मान देती है? तो लिग्नाइट कोयला। जो बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है और जो लिग्नाइट कोयला होता है वो कम उसमें मान देता है। अब बात आगे करते हैं। स्टीम लोकोमोटिव में इंजन होता है। स्टीम लोकोमोटिव में जो इंजन होता है वो गैर संगणक इंजन होता है। इसमें कंडेंसर नहीं लगा होता है। गैर संगणक मतलब होता है इसमें कंडेंसर नहीं लगा होता है, यानी कि जो भी विथआउट कंडेंसर होता है वो आपका गैर संगणक होता है और वही स्टीम लोकोमोटिव इंजन में लगा होता है। ईंधन के रूप में लिग्नाइट का उपयोग करने वाले बॉयलर उपयोग नहीं किए जाते हैं। देखिए आपका ईंधन के रूप में लिग्नाइट का उपयोग करने वाले बॉयलर में निम्न में से क्या उपयोग नहीं किया जाता? तो आपका फीडर स्टोकर के तहत जो होता है आपका ईंधन के रूप में लिग्नाइट का उपयोग करने वाले बॉयलर का उपयोग नहीं करते हैं हम लोग। ठीक, भाप में टरबाइन चक्र में सबसे कम दबाव होता है। भाप में टरबाइन चक्र में सबसे कम दबाव होता है। देखिए आपका जो भाप में होता है टरबाइन चक्र में सबसे कम दबाव होता है टरबाइन इनलेट या बॉयलर या कंडेंसर या सुपर हीटर। तो आपको हम बता दें कि आपका इसमें कंडेंसर जो होता है वो भाप टरबाइन चक्र में सबसे कम दबाव पर होता है। आधुनिक ताप संयंत्रों में भाप का दबाव 100 मेगावाट है। उससे अधिक की क्षमता हो सकती है होने के लिए कहा जाता है। देखो क्या है कि आधुनिक ताप संयंत्रों में भाप का दबाव 100 मेगावाट है। उससे अधिक क्षमता हो सकती है होने के लिए कहा जाता है कि 1000 यानी कि 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक। क्या होता है कि 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर से अधिक हो सकता है। एक ताप विद्युत संयंत्र में बॉयलर की समग्र दक्षता के क्रम की होती है। देखिए एक ताप विद्युत संयंत्र में जो होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में आपका 70 से 80% जो होता है वो दक्षता होती है। कोयले का रासायनिक संगठन किसके द्वारा दिया जाता है? तो अंतिम विश्लेषण के द्वारा। कोयले का रासायनिक संगठन अंतिम विश्लेषण के द्वारा दिया जाता है। किस कोयले में राख की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका लिग्नाइट कोयले में राख की सबसे कम मात्रा होती है, क्योंकि उष्मा की मात्रा भी इसमें सबसे कम होती है। अधिकांश भारतीय कोयले की राख सामग्री के आसपास होती है 20%। अधिकांश भारतीय कोयले की राख सामग्री 20% के आसपास होती है। कोयले की राख सामग्री को कम किया जा सकता है धीमी जलन, पॉलराइजिंग, उच्च ग्रेड कोयले के साथ मिश्रण या धुलाई। आपका धुलाई करके कोयले की राख सामग्री को कम किया जा सकता है। 100 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र के 1 घंटे में लगभग कितने टन कोयले का खपत करेगा? तो आपका 50 टन कोयले का खपत करेगा 100 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र 1 घंटे में। एक मॉडर्न पावर प्लांट में उत्पन्न बिजली के प्रति kWh भाप की खपत किस प्रकार की होती है? तो 507 किलोग्राम की होती है। कम सिर और उच्च निर्वहन के लिए प्रयुक्त हाइड्रोलिक टरबाइन है।
कम सिर और उच्च निर्वहन के लिए प्रयुक्त हाइड्रोलिक टरबाइन है। आपका इसमें है जो कम सिर और उच्च निर्वहन के लिए प्रयुक्त हाइड्रोलिक टरबाइन है, तो आपका कपलान टरबाइन, इसमें आपका जो कपलान टरबाइन है वो कम सिर और उच्च निर्वहन के लिए प्रयुक्त हाइड्रोलिक टरबाइन। कालिक वस्तुतः कुछ भी नहीं है लेकिन कार्बन है। क्या है? कालिक वस्तुतः कुछ नहीं है लेकिन कार्बन इसमें मात्रा पाई जाती है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। पंप के लिए भंडारण में ऑफलोड अवधि के दौरान डाउन स्ट्रीम पानी को अप स्ट्रीम पंप किया जाता है। अगर हवा की मानक दक्षता एक थर्मोडायनेमिक चक्र के रूप में दिया जाता है तो आपका 1 kR होता है, ठीक, या इसको लेनोर चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेनोर चक्र। अब आपको बता दें कि अगर हवा की मानक दक्षता एक थर्मोडायनेमिक चक्र के रूप में दिया जाता है जहां R बराबर संपीड़न अनुपात 1 है तो वहां पे लेनोर चक्र के लिए यह बात कही जाएगी। निर्वहन और समय के बीच एक चित्र में प्रतिनिधित्व कहा जाता है हाइड्रोग्राफ। अब देखिए आपको निर्वहन और समय, ये क्या है? निर्वहन मतलब होता है जिसमें हम उसमें इतनी ऊर्जा देगा और उस समय के बीच के, इसको हाइड्रोग्राफ का चैप्टर बहुत अच्छा है, सिलेबस में है, ये पक्का पूछा जाएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के आप लोग चलेंगे। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलेंगे आप लोग इस वाले प्रश्न को। बार बार मैं इसी को विश्लेषण कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि निर्वहन और समय के बीच एक चित्र में प्रतिनिधित्व है हाइड्रोग्राफ। आपका हाइड्रोग्राफ क्योंकि हाइड्रोग्राफ आपका सिलेबस में है और इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो हाइड्रोग्राफ जो होता है वो निर्वहन और समय के बीच एक ग्राफ प्रस्तुत करता है और इसके बीच में संबंध बताता है, ये आपका हाइड्रोग्राफ कहलाता है। किस संयंत्र के संचालन की लागत सबसे कम होती है? अब देखो, किस संयंत्र के संचालन की लागत सबसे कम होती है तो आपको वैसे ही पता होगा, जल विद्युत संयंत्र के जो आपका होता है उसका संचालन सबसे कम होता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इरेंग कायरो में से पानी ले जाने के लिए एक आसरण प्रणाली टरबाइन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेनस्टॉक टरबाइन का उपयोग किया जाता है किसको? हाइड्रोलिक प्लांट के लिए इनटेक कार्यों में पानी ले जाने के लिए पेनस्टॉक टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। एक पेल्टन व्हील है। देखो पेल्टन व्हील क्या है? अक्षीय प्रवाह आवेग टरबाइन। एक क्या है? एक टरबाइन का प्रकार है जो कि अक्षीय प्रवाह आवेग टरबाइन होती है। एक पेल्टन व्हील को भागने की गति है। अब आपको बता दें एक पेल्टन व्हील की जो आपकी चलने की गति, भागने की गति से तात्पर्य है कि चलने की गति कितनी स्पीड से चलता हो। तो गवर्नर तंत्र विफल होने पर कोई लोड गति नहीं, इसमें कह रहा है कि गवर्नर तंत्र अगर विफल हो गया तो उसमें कोई लोड गति नहीं होती है, मतलब उसमें वो गति करना स्टार्ट नहीं करता है। जेट का आदर्श वेग है, तो जेट का आदर्श वेग आपका जेट का वास्तविक वेग क्या है? जेट का आदर्श वेग आपका जेट का आदर्श वेग होता है। देखो स्पाउंटिंग वेग है, देखो सॉरी स्पाउंटिंग वेग क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको नहीं आ रहा था। तो आपका जेट का जो आदर्श वेग है वो उसका स्पाउंटिंग वेग है जेट का आदर्श वेग। स्पाउंटिंग वेग क्या है? जेट का आदर्श वेग। स्पाउंटिंग वेग क्या है? जेट का आदर्श वेग। अगर हम बात करें 57 नंबर क्वेश्चन, जावक रेडियल प्रवाह टरबाइन, ये आपका आवेग तथा प्रतिक्रिया टरबाइन हो सकता है। क्या है? जावक रेडियल प्रवाह टरबाइन आवेश या प्रतिक्रिया टरबाइन हो सकता है। एक फ्रांसिस टरबाइन है, आवक प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन। क्या है कि एक फ्रांसिस टरबाइन है, आवक प्रवाह प्रतिक्रिया टरबाइन। एक कपलान टरबाइन है। एक कपलान टरबाइन कौन सा है? कम सिर अक्षीय प्रवाह टरबाइन। क्या है? कम सिर अक्षीय प्रवाह टरबाइन। अशांत प्रवाह में कतरनी तनाव आमतौर पर लामिना के प्रवाह की तुलना में बड़े होते हैं। क्या होता है? कतरनी तनाव आमतौर पर लामिना के प्रवाह की तुलना में बड़े होते हैं। प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित होता है गतिज ऊर्जा को। देखो प्रारंभिक पूर्ण रूपांतरण द्वारा संचालित गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपका ये ड्राइविंग तरल पदार्थ में दबाव के रूप में यह आगे बढ़ता है, फलक वायुमंडलीय है। अगर हम बात करें कि बाइनरी वाष्प चक्र में दो तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बाइनरी वाष्प चक्र में आपका दो तरल पदार्थों का यूज किया जाता है। भाप इंजन का प्रयोग होता है लोकोमोटिव, मतलब देखो भाप इंजन का प्रयोग का लोकोमोटिव है डबल अभिनय और गैर संघनक प्रकार। एक थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर्स का उपयोग किया जाता है। कंडेंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला ठंडा पानी संघनक भाप। अब देखो इसमें आपको कूलिंग टावर्स का उपयोग किया जाता है। कंडेंसर में इस्तेमाल किया जाने वाला ठंडा पानी है उसको संघनक भाप में परिवर्तित करने के लिए आपका कूलिंग टावर्स का प्रयोग किया जाता है। मीथेन गैस का प्रमुख घटक है। मीथेन गैस का प्रमुख घटक मीथेन
इसमें मीथेन है, मीथेन गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, समझे। अब देखो कॉकिंग है, कॉकिंग क्या है, कॉकिंग क्या है, बॉयलर भट्टी में कुछ कोयले प्लास्टिक बन जाते हैं और कोयले के ढेर से ढेर या द्रव्यमान बनाते हैं, इसी को कॉकिंग कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। समान परमाणु क्रमांक वाले कण लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्या आप कहलाते हैं, ये आपके आइसोटोप कहलाते हैं, जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इनमें से कौन सी सामग्री को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ग्रेफाइट, भारी पानी, बेरिलियम। इसमें आपको मॉडरेटर के रूप में आप ग्रेफाइट, भारी पानी, बेरिलियम तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उपरोक्त सही आंसर होगा। बंद शीतलन प्रणाली में गर्म पानी ठंडा करने के बाद फिर से परिचालित किया जाता है। देखो अब गर्म पानी ठंडा करने के बाद क्या किया जाता है कि बंद शीतलन प्रणाली में क्या किया जाता है, तो बंद शीतलन प्रणाली में गर्म पानी ठंडा करने के बाद फिर से परिचालित किया जाता है। एक गैस टरबाइन कार्य करता है, एक गैस टरबाइन ब्रेटन चक्र कार्य करता है। एक गैस टरबाइन कैसे कहते हैं? ब्रेटन चक्र कार्य करता है। एक खुले चक्र गैस की अधिकतम क्षमता टरबाइन लगभग है। एक खुले चक्र गैस की अधिकतम क्षमता क्या है? तो इसकी अधिकतम क्षमता 30% है। गैस टरबाइन में प्रयुक्त होने वाला कंप्रेसर है मल्टी स्टेज अक्षीय प्रवाह कंप्रेसर। गैस टरबाइन का कौन सा सहायक सबसे अधिक बिजली की खपत करता है? तो कंप्रेसर आपका सबसे अधिक बिजली की खत्म करता है गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, किसके लिए उपयोग करता है गैस टरबाइन का? गैस टरबाइन का व्यापक रूप से उपयोग विमान के लिए किया जाता है। गैस टरबाइन का उपयोग करने के लिए विमान में प्रयुक्त चक्र है सरल चक्र है। गैस टरबाइन में आपका जो है आपका कैसा चक्र है? वो सरल चक्र आपका होता है, एक सरल चक्र होता है। अगर हम आपकी बात करें कि गैस टरबाइन की कुल दक्षता है, देखो अभी इसमें से बात करते हैं कि गैस टरबाइन की कुल दक्षता है तो डीजल से कम दक्षता है। डीजल से क्या होती है? इसकी दक्षता कम होती है। 70 चित्र में स्थिर आयतन चक्र है। देखो चित्र में स्थित आयतन चक्र है। सबसे पहले आप चित्र को समझिए, चित्र देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखो चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए, चित्र देखिए, ये चित्र है। अब इसमें कह रहा है कि ये आपका 1234 जो है वो आपका क्या है? 1234 आपका इसमें आपका आयतन स्थिर आयतन चक्र का अनुपात है। उपरोक्त चित्र के चक्र 1236 दर्शाता है। एटकिंसन चक्र क्या करता है? एटकिंसन चक्र। उपरोक्त चित्र में डीजल चक्र को द्वारा दर्शाया जाता है 1245। ऊपर दी गई आकृति में किस चक्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता? ब्रेनेट चक्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। एक डीजल लोकोमोटिव की हार्स पावर किस क्रम की होती है? तो आपका 2000 से 2500 होती है। एक डीजल तेल की खपत लगभग दर के बराबर होती है। 180 से 200 ग्राम bhp घंटा होती है। डीजल इंजन के मामले में संपीड़न अनुपात है, तो डीजल इंजन के मामले में संपीड़न अनुपात 14 से 22 है। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर है 1 2 4 3। ये आपका 4 सिलेंडर का इंजन का फायरिंग ऑर्डर है, मतलब पहले एक वाला फायर होता है, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा होता है। के इंजनों का प्रदर्शन विभिन्न HP, RPM और आकार का हो सकता है। देखो के आधार की तुलना पर, अब बताओ कि आधार तुलना पर मतलब कि तुलना के आधार पर, देखो तुलना के आधार पर इंजनों का प्रदर्शन विभिन्न HP, RPM और आकार के हो सकते हैं, तो आपका विशिष्ट ईंधन खपत पर निर्भर करता है। अब देखो क्या है इसमें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का लाभ है। देख कम परिचालन लागत होती है, इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की प्रदूषण की समस्याओं से मुक्ति रहती है। कोई ईंधन परिवहन समस्या नहीं होती है, ईंधन को ढोने ढाने की व्यवस्था समस्या नहीं होती है, जिससे इसमें कम लागत लगती है और सबसे सस्ती और अच्छी दरों पर स्थिर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। कौन सा इंजन करेगा दी गई तापमान सीमाओं के बीच उच्चतम दक्षता है? मतलब अब बताइए कि कौन से इंजन का, निम्न में से कौन सा इंजन इसका है जिसकी सीमाओं के बीच उच्चतम दक्षता है, जिसकी दक्षता सबसे अधिक है? तो कार्नोट चक्र की दक्षता सबसे अधिक होती है। कौन सा, अगर वह निम्नलिखित एक गैर पेट्रोलियम ईंधन है, तो आपका एंजोल, मेंजोल, मिथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सभी गैर पेट्रोलियम ईंधन हैं। डीजल तेल का ताप मूल्य सीमा है 95 से आपका 1100 किलो कैलोरी, ठीक, 95,000 से देखो 9,500 से 11,000 किलो कैलोरी प्रति किग्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑक्सीजन का वजन
आपका 0.23 गुना हवा का वजन होता है। ये आपका कथन सही है। 1 किलो डीजल ईंधन के दहन के लिए कितने किलो हवा की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो डीजल दहन की क्षमता के लिए 15 किलो हवा की आवश्यकता होती है। हवा की न्यूनतम मात्रा के साथ 1 किलो शुद्ध कार्बन जलने के कारण निकास में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 29%। हवा की न्यूनतम मात्रा के साथ 1 किलो शुद्ध कार्बन जलने के कारण निकास में कार्बन डाइऑक्साइड हवा का प्रतिशत गैस होगी 29%। अगर हम बात करें कि डीजल इंजन के ईंधन का मूल्यांकन द्वारा किया जाता है, तो C10 संख्या। डीजल इंजन के ईंधन का मूल्यांकन किस द्वारा किया जाता है? C10 संख्या के द्वारा किया जाता है। C10 का सूत्र है AC16H34। AC16H34। बाजार में उपलब्ध हाई स्पीड डीजल की C10 संख्या है 45 से 55। यदि किसी डीजल में स्पार्क प्लग है तो यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इंजन डीजल इंजन नहीं है। यदि किसी इंजन में स्पार्क प्लग है तो वह इससे हम पता कर सकते हैं कि वो डीजल इंजन नहीं है। डीजल इंजन की वायु मानक दक्षता निर्भर करती है। डीजल इंजन की वायु मानक दक्षता संपीड़न अनुपात पर निर्भर करती है। बस एक डीजल इंजन को किसके द्वारा खोला जा सकता है? एक बस के डीजल इंजन को किसके द्वारा खोला जा सकता है? तो सेल्फ स्टार्टर द्वारा खोला जा सकता है। डीजल इंजन में ईंधन के दबाव में इंजेक्शन 9 से 130 किलो सेंटीमीटर होती है। डीजल इंजन बिजली संयंत्र के लिए है आमतौर पर डीजल इंजन बिजली संयंत्र के लिए सुपरचार्ज है। 2 स्ट्रोक इंजन की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? वाल्वों की अनुपस्थिति के द्वारा की जा सकती है। इंजनों के लिए पिस्टन के छल्ले किससे बने होते हैं? तो इंजनों के लिए पिस्टन के छल्ले कच्चे लोहे के बने होते हैं। एक पिस्टन अधिकतम तापमान पर होता है। देखो, एक पिस्टन में अधिकतम तापमान पर होता है, क्या कहते हैं उसको? शीर्ष केंद्र कहते हैं। शीर्ष केंद्र में एक पिस्टन अधिकतम तापमान पर होता है। जिस तापमान पर एक चिकनाई वाला जिस तापमान पर एक चिकनाई वाले, अगर हम बात करें, कहाँ पे गया प्रश्न, आने दीजिए, एक मिनट, टेक्निकल फॉल्ट हुई है। हाँ, देखो, अब इसमें हम ऊपर थोड़ा सा जाते हैं, ऊपर ही प्रश्न है हमारा। हाँ, आंतरिक दहन इंजन में पिस्टन के छल्ले का कार्य करता है। तो ये आपका स्नेहक तेल को रोकने के लिए ये सभी आपके प्रयोग किए जाते हैं। चिकनाई वाले तेल के लिए कौन सा तापमान सबसे कम होता है? तो बिंदु डालो बिंदु आपका क्या होता है? सबसे कम होता है। डीजल तेल का विशिष्ट गुरुत्व है 0.84 और कोयले की रैंक आधारित करता है निश्चित कार्बन और उपचार मूल्य। आंतरिक दहन इंजन में पिस्टन के छल्ले का कार्य है निम्न में से सभी। अगर हम आगे बात करें तो इसमें आपका किस इंजन का वायु ईंधन अनुपात सबसे अधिक होता है? देखो, किस इंजन का वायु ईंधन अनुपात सबसे अधिक होता है? पेट्रोल इंजन, गैस टरबाइन, आपका गैस टरबाइन होता है। देखो, आपको हम थोड़ा सा प्रश्न बता देते हैं, इसके बाद आप हमारे साथ वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम आपको थोड़े से प्रश्न के बाद हम इसका बता देंगे कि ये प्रश्न आपको मिलेगा कहाँ से। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा गाइड करने का हम कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो और भी ऐसे साइट्स और भी ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक देते अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए और शेयर करते रहिए, जिससे सभी दोस्त आपके जान पाएँ कि ये क्लास अच्छी है और ये प्रश्न सारे आने वाले हैं। देखिए, आपको हिंदी भाषा में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि जो इंजीनियरिंग है वो उसकी हिंदी नहीं होती है। इंजीनियरिंग जो होता है वो इंग्लिश में पढ़ा जाता है, और इंग्लिश में पढ़ने के लिए हमको इंग्लिश से थोड़ा सा कंसिडर करना होगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन एक संपीड़न इग्निशन इंजन से उच्च शक्ति उत्पाद प्राप्त करने में सहायता नहीं करेगा? तो अतिरिक्त हवा की बड़ी मात्रा। एक इंजन का सुपरचार्ज करने का उद्देश्य है कि बिजली उत्पादन में वृद्धि के लिए यंत्र। अब देखो, आंतरिक दहन इंजन में उत्पन्न अधिकांश ऊष्मा नष्ट हो जाती है, ये आपका निकास गैसें कहलाती हैं। ऐसे ही और ढेर सारे प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सारे प्रश्न आपको कहाँ से मिल सकते हैं ये हम आपको अभी बता रहे हैं कैसे मिलेंगे। ठीक है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बैक जाना है, आपको इस पर सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे जा कर के कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग MCQ क्वेश्चंस इन हिंदी। तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे कि आपको एक साइट हम बता दे रहे हैं, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ से पावर प्लांट इंजीनियरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस एंड आंसर, ये आपको हिंदी में भी मिल सकता है अनुवाद करने के बाद। ये आपका 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बैंक ऑन पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ये भी आपको मिल सकता है। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी हिंदी में आपका मिल सकता है। और आपका ये पावर प्लांट
प्लांट ये भी हिंदी में। ये आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी में मिल सकते हैं, आपको इंग्लिश में भी मिल सकते हैं, तो आप इनके माध्यम से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और बढ़िया से पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।